मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसले हों तो फिर फासला क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट फर्स्ट है रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड, और पेपर का नाम याद कर लो, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। चलिए मैं डाल दो हेडिंग, उसके बाद डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। ओके सर, टॉपिक क्या है? टॉपिक बहुत शानदार है, टॉपिक जो है वो है, लेकिन आज इस टॉपिक को पढ़ने में मज़ा आने वाला है। ठीक है, माइकलसन, ओके, माइकलसन अलग साइंटिस्ट हैं और मोरले अलग साइंटिस्ट हैं। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, दोनों ने मिलके ये एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट है, मज़ा आता है इसको पढ़ने में। ठीक है, तो एक लाइन 1000 रुपये की है, इस लाइन पर ध्यान देना ज़रा। इस एक्सपेरिमेंट का एक ही उद्देश्य था और ये प्रूफ करना था, और उन्होंने कर भी दिया। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ कर दिया कि पृथ्वी की गति का प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक लाइन 1000 रुपये की, एक लाइन लिखा होगा, कई नंबर मिलेंगे। क्या बोला मैंने? पृथ्वी की गति का प्रकाश की चाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बताया था किसने? माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ने। अच्छा, इसको सर प्रूफ करके दिखाओ कि यार पृथ्वी की गति का प्रकाश की चाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सर इसको प्रूफ कर दोगे आप? क्यों ना करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे। चलिए देखो, पहले एक छोटी सी ना मैं थ्योरी लिखवा दूँ, ये थ्योरी आपके काम की है, उसके बाद में डायग्राम बनवा के फिर लिखते हैं। सन 1881 की बात है। ठीक है, सन 1881 में किसने? ये जो माइकलसन होंगे बेचारे, हमारे बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे अपने समय के, पर आज होते तो होते माइकलसन तथा मोरले। ठीक है, माइकलसन तथा मोरले ने। ओके तो बोल दिया करो यार। सर 1881 में माइकलसन तथा मोरले ने, एक होता है इथर यानी कि स्पेस, आकाश बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी पृथ्वी ये हैगी और स्पेस हमारा ये हैगा। ठीक है, तो इन दोनों की अपेक्षिक गति का अध्ययन करने के लिए, ध्यान देना, अध्ययन किया, ऐसे मान लो पृथ्वी की गति और जो तुम्हारे पास स्पेस है ना, इसकी गति, इन दोनों की अपेक्षिक गति का अध्ययन करा। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी और इथर के बीच होने वाली अपेक्षिक गति का अध्ययन करा। ठीक है, ओके। तो सन 1881 में माइकलसन तथा मोरले ने पृथ्वी, ओके सर, और पृथ्वी तथा इथर, इथर मतलब पृथ्वी के चारों ओर का स्पेस, स्पेस बोलते हैं, समझ जाना है चीज़ को, आप आकाश बोल दो। तथा सन 1881 में माइकलसन तथा मोरले ने पृथ्वी तथा इथर, ओके, इथर के बीच होने वाली, ठीक है, इथर के बीच होने वाली अपेक्षिक गति, ध्यान देना, होने वाली अपेक्षिक गति का अध्ययन करने के लिए, का क्या करने के लिए? अध्ययन करने के लिए। ठीक है, अध्ययन करने के लिए, लाइन पे ध्यान देना। यानी कि पृथ्वी तथा इथर, ये केमिस्ट्री वाला इथर नहीं है, कभी सोचो मैंने क्या बोला? स्पेस यानी कि आकाश। ठीक है, पृथ्वी तथा इथर के बीच होने वाली अपेक्षित गति का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तथा जो जितनी भी इथर की धारणाएं होती हैं, इथर की जितनी भी धारणाएं हैं, इथर की सभी धारणाओं, ध्यान देना, इथर की सभी धारणाओं, जितनी भी मान्यताएं थीं, इथर की सभी धारणाओं को सिद्ध करने के लिए, ठीक है, एक प्रयोग किया। ठीक है, एक प्रयोग किया। यह प्रयोग, ठीक है, यह प्रयोग बताता है कि प्रेक्षक मतलब पृथ्वी हो सकती है, कुछ भी, प्रेक्षक की गति का, ठीक है, प्रेक्षक की गति का प्रकाश की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकाश की चाल पर या प्रकाश के वेग पर, मैं वेग कर दे रहा हूँ, प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत ज़बरदस्त लाइन है, नहीं पड़ता। क्या ये लाइन याद हो जाएगी आपको? भैया ये लाइन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना। ये वाली लाइन जो मैंने बोली है ना, ये वाली एक लाइन, कि प्रेक्षक की गति का प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, बाद में आइंस्टीन आए अपनी अलग थ्योरी लेके, और ये वाली थ्योरी जो है मामला ख़त्म।
ऐसा मैटर चलो। यानी कि एक इथर का सिद्धांत था, आइंस्टीन की थ्योरी ने इथर के सिद्धांत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। बोले जब हमारा इथर का काम ही नहीं है तो छोड़ो इसको। इथर स्पेस जिसे बोलते हैं एक ऐसा मासलेस माध्यम है जिसका द्रव्यमान नहीं होता, जिसकी डेंसिटी 0 होती है, ठीक है, प्रत्यास्थ होता है। ये सब इथर के बारे में था, पहले पढ़ते थे, लेकिन आजकल बुकों से सिद्धांत को हटा दिया गया, ठीक है। खाली बस नाम देते हैं इथर का सिद्धांत, बाकी सब खत्म। चलिए देखते हैं आपको। ओके 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 ओके, यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अरेंजमेंट कर दो। अरेंजमेंट, इनका जो अरेंजमेंट था वो क्या था? अरेंजमेंट, ठीक है, यानी कि व्यवस्था। इसको हिंदी में बोलते हैं हम व्यवस्था, ठीक है। आप भी डाल दो हेडिंग व्यवस्था। ओके भैया, चित्र बनेगा विशेष तौर पे व्यवस्था में। अब चित्र ही बनाना डिफ़िकल्ट होगा, है इजी, इतना डिफ़िकल्ट भी ना। सबसे पहले, ठीक है, एक सोर्स मानता हूँ मैं, ठीक है। माना एस क्या है? एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, ठीक है। माना एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, जिससे क्या होता है? जिससे एक किरण, ये वाली, जिससे एक किरण, ठीक है, कांच की प्लेट, ये ध्यान देना, ये प्लेट किस चीज़ की है? ये प्लेट है कांच की प्लेट, ठीक है। यार एंगल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा एंगल कम करो, क्योंकि हमें 45 डिग्री के एंगल पे ये प्लेट रखनी है। लगभग हमारा इतना एंगल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हमारा इतना एंगल हो जाएगा, ठीक है। 45 पे ले लिया मैंने। तो कांच की प्लेट, इसका नाम दे दो। इसका नाम देंगे सर हम, हाँ सर क्या नाम दोगे इसका बताओ? इसका नाम क्या देते हैं हम? इसका नाम दे देंगे जी, ठीक है। इस प्लेट का नाम क्या दे देंगे हम? जी, अभी देंगे आगे। तो एस क्या है? एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, जिससे एक प्रकाश किरण, ठीक है, कांच की प्लेट जी पर, कांच की प्लेट जी पर आपतित होती है। हो गई आपतित। अब ये जो कांच की प्लेट है ये कितना कोण बनाती है? आपतित किरण से 45 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा पॉइंट ये कि ये जो प्लेट होती है ना, इसके आधे भाग पर क्या होता है? चांदी का पॉलिश होता है। ध्यान देना, ये जो कांच की प्लेट, देखो मैं समझाने को तो मैं समझा दूँ और निकल जाऊँ आगे को, लेकिन तुम्हें नोट्स भी तो चाहिए होंगे यार। वो नोट्स कहाँ से लाओगे आप? तो सबसे पहले एस क्या है? एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, जिससे एक प्रकाश किरण कांच की प्लेट जी पर क्या होती है? गिरती है। गिर गई। कांच की प्लेट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दो। कांच की प्लेट 45 डिग्री के एंगल पर झुकी होती है। दूसरा पॉइंट ये कि इसके आधे भाग पर चांदी का पॉलिश होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, इस लाइन को भी मैं लिख दे रहा हूँ। देखो, माना एस क्या, क्योंकि भाई चित्र से सारी लैंग्वेज बन जाती है। माना एस क्या है? एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। माना एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, ठीक है सर। माना एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, ओके। जिससे क्या होती हैं? जिससे एक प्रकाश किरण, ओनली एक की बात करिए, जिससे एक प्रकाश किरण, ठीक है, जिससे एक प्रकाश किरण, जिससे एक प्रकाश किरण, ठीक है, कांच की प्लेट, कांच की प्लेट, क्या नाम दिया है मैंने कांच की प्लेट का? कांच की प्लेट जी पर गिरती है। अब कांच की प्लेट के बारे में डिस्कस कर लो। कांच की प्लेट जी पर गिरती है। अब ये कांच की प्लेट, जो ये प्लेट है, यानी कि यह प्लेट जो होती है, यह प्लेट 45 डिग्री के कोण पर क्या होती है? झुकी होती है, ठीक है। कोण पर झुकी होती है, ठीक है सर, कोण पर झुकी होती है, दिख रहा ना? ठीक है। तथा इसका आधा भाग जो होता है, इसका आधा भाग जो आता है, यानी कि इसका आधा भाग जो होता है वो चांदी से लेपित होता है। चांदी से कैसे होता है? लेपित होता है, ठीक है, लेपित होता है, ओके सर। यानी कि यहाँ से ये प्रूफ होता है कि आधा भाग चांदी से लेपित है और आधा भाग, यानी कि आधा भाग दर्पण की भांति बिहेव करेगा और आधा भाग जो होता है वो एक पारदर्शी माध्यम की भांति बिहेव करेगा। मतलब अपवर्तन भी होगा और परावर्तन भी होगा, दोनों यहाँ पे प्रोसेस होंगे, अपवर्तन परावर्तन दोनों होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक का फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लिया होगा स्क्रीनशॉट है, कर दें इसको इरेज, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ओके सर, ओके। लो सर, मैंने इसको इरेज कर दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, है इजी, लगेगा डिफिकल्ट पर है बहुत ईजी टॉपिक है। चलिए मैं आगे थोड़ी सी थ्योरी और लगाता हूँ। अब क्या होता है कि देखो, समकोण पर इसके, यानी कि आपतित किरण के समकोण पर एक दर्पण लगा हुआ होता है हमारा, ठीक है। इस दर्पण का नाम दे दो भैया, ये दर्पण जो है ना हमारा है, इसको बोलते हैं हम, इसको मैंने एक दर्पण बोल दिया, ठीक है। ये जो दर्पण है हमारा, ये वाला दर्पण, इसको मैंने क्या बोला भैया? M1 बोल दिया, M फॉर मिरर, ठीक है।
ये दर्पण हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या होता है देखो, जो मेरे पास आपतित किरण होती है वो प्लेट जी द्वारा दो भागों में बढ़ जाती है। यार बात तो सही है, यानी कि ये वाली जो आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण जो है हमारी, यानी कि आपतित किरण प्लेट जी द्वारा ठीक है दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बट जाती है। अच्छा ठीक है सर, दो भागों में बढ़ जाती है। सर दो भाग कौन कौन से हैं? अच्छा मैं पहले भाग की बात करता हूँ, ठीक है, पहला भाग। ओके, दो भागों में बढ़ गई तो पहला भाग कौन सा? पहला भाग जो होता है ना, पहला भाग है देखो, यानी कि आपतित किरण का कुछ भाग जो होता है, ठीक है, वो परावर्तित होकर, यानी कि प्लेट जी द्वारा परावर्तित होकर समकोण पर रखे दर्पण M1 पर गिरता है ये। तो यहाँ से ये परावर्तित होगा कुछ इस टाइप से। देखो यार लाइन जो है स्ट्रेट आनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा। ये यहाँ से, ठीक है, थोड़ी सी लाइन, चलो मैं आधी बना रहा हूँ इधर को, ये फिर ये, क्योंकि चित्र बिल्कुल जब साफ़ सुथरा होता है तो पढ़ने में अच्छा लगता है। ये ठीक है, किरण 90 डिग्री के कोण पर गई, ठीक है, और इसी कोण पर ये वापस भी आ जाती है। इसको मैंने बोल दिया ए, इसको मैंने बोल दिया ए। ध्यान देना, यानी कि पहला भाग आपतित, यानी कि आपतित किरण का कुछ भाग जो होता है, यानी कि आपतित किरण का कुछ भाग, ध्यान देना, आपतित किरण का जो कुछ भाग होता है, कुछ भाग, ठीक है, प्लेट जी द्वारा परावर्तित होकर समकोण पर रखे, ध्यान देना, समकोण पर रखे दर्पण, नाम बोल दो, दर्पण M1 पर गिरता है। गिर गया, M1 पर गिरता। अब M1 क्या करेगा? M1 बोलेगा कि भाई मेरे पास प्रकाश तो आया, यानी कि प्रकाश किरण मेरे पास आई, टकराई, और मैं जो है कहीं भी जाने नहीं दूंगा, दर्पण है टकरा के वापस लौट आती है। ऐसा नहीं कि बिखेर दिया वापस आ जाती है, आ गई देखो वापस, जिस मार्ग से गई उसी मार्ग से क्या हुई, वापस आ गई। ठीक है, जी द्वारा परावर्तित होकर समकोण पर रखे दर्पण M1 पर गिरता है, गिरा। ठीक है, दर्पण M1 जो होता है ना, दर्पण M1, ठीक है, दर्पण M1 जो होता है, दर्पण M1, ठीक है, दर्पण M1 से, यानी कि ये बोल दे रहा हूँ मैं, यह है प्रकाश किरण, यानी कि जी द्वारा परावर्तित होकर समकोण पर रखे दर्पण M1 पर गिरता है। आपतित किरण का कुछ भाग प्लेट जी द्वारा परावर्तित होकर समकोण पर रखे दर्पण M1 पर गिरता है। दर्पण जो M1 होता है, दर्पण M1, ठीक है, इसे क्या करता है, इसे वापस, ठीक है, यानी कि दर्पण M1 इसे परावर्तित करके, ठीक है, देखो लिखने का तरीका, परावर्तित करके, ठीक है, प्लेट जी पर वापस भेज देता है, प्लेट जी पर वापस भेज देता है, भेज देता है। अब भेज दिया वापस, ठीक है, वापस तो भेज दिया, यानी कि परावर्तित करके वापस भेज। अब इस परावर्तित किरण का प्लेट जी द्वारा क्या होता है, अपवर्तन होता है। ये किरण आई यहाँ से और यहाँ से होते हुए, और भैया ये दूरबीन में प्रवेश कर जाएगी। यहाँ पे ये दूरबीन रखी होती है जहाँ से हम इन प्रकाश किरणों को देखते हैं, ठीक है, ये दूरबीन होती है हमारी, ये वाली, ये क्या हमारी एक दूरबीन है, ठीक है। ये टी से बोल दिया मैंने, इसको बोलते हैं हम टेलीस्कोप बोल दिया मैंने इसको, ठीक है, टी फॉर टेलीस्कोप। ये लाइन पे ध्यान देना, ये किरण हमारी कुछ ऐसा आ गई, ठीक है, यानी कि यह परावर्तित किरण, यह परावर्तित, यानी कि इस बोल दे रहा हूँ मैं कि इस परावर्तित किरण का, ठीक है, यानी कि इस परावर्तित किरण का प्लेट जी द्वारा अपवर्तन होता है, ठीक है, अपवर्तन होता है तथा, ठीक है, यह किरण कहाँ जाती है भैया, यह किरण दूरबीन में प्रवेश करती है, ठीक है, दूरबीन में प्रवेश करती है, दूरबीन में क्या करती है, प्रवेश करती है, कर गई। ठीक है भैया, एक किरण तो हमारी आ गई। ओके, अब इसको ज़रा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, समझ में आया? ओके सर, ओके, कितना इजी पॉइंट है। देखो किरण गई समकोण पर, ठीक है, टकराई, फिर वापस परावर्तित हुई
M1 द्वारा अपरावर्तित किरण, जो ये परावर्तित किरण होगी, इस परावर्तित किरण का किसके द्वारा, प्लेट G के द्वारा अपवर्तन होगा, और अपवर्तन किरण से क्या बनेगी हमारी, अब यानी कि अपवर्तित किरण बनेगी, और वो टेलीस्कोप T में प्रवेश कर जाएगी। ये लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है कि इस परावर्तित किरण का प्लेट G द्वारा अपवर्तन होता है तथा यह किरण जो होती है दूरबीन में प्रवेश करती है। एक किरण यानी कि M1 से जो किरण आई वो दूरबीन में प्रवेश कर गई। ठीक है, अब आगे देखो जरा ध्यान से। एक दर्पण जो है ना मेरे पास, ठीक है भाई, जो मेरे पास एक दर्पण है, ये वाला, लाइन पे ध्यान देना है। एक दर्पण और लगाना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा दूर लगा दो, ये यहाँ लगा दो दर्पण। ये दर्पण कौन सा हमारा, फिक्स मिरर होता है। ये जो मिरर मैंने लगाया ना, ये वाला मिरर, ये फिक्स होता है, ये मूवेबल होता है, इसको आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, पर ये जो होता है फिक्स होता है। ठीक है, एक हमारा दर्पण ये आ गया, इसको बोल दिया मैंने M2। ठीक है, M2, और यहाँ से भी सेम कहानी होती है। ये तो पहला भाग था। अब अगर मैं दूसरे वाले भाग की बात करूं तो दूसरा भाग देखो, अरे बड़ा इजी होता है, ये समझने वाली बात होती है, बस एक बार क्लियर हो जाएगा ना, समझ जाओगे आसानी से आप, बहुत इजी है। अब देखो क्या होता है, फिर से अगेन ध्यान देना, अभी चित्र किसी को नहीं बनाना, जब बताऊंगा ना तो बनाना चित्र थोड़ा बड़ा बनेगा, ध्यान देना। अब क्या होगा, देखो दूसरा भाग आ गया मेरा। दूसरा भाग में क्या होगा, आपतित किरण का कुछ भाग जो होता है वो पारगमित हो जाता है, जो दर्पण M2 द्वारा परावर्तित होकर वापस प्लेट G पर गिरता है। ठीक है, तो आपतित किरण का कुछ भाग जो होता है पारगमित हो जाता है, जो दर्पण M2 द्वारा परावर्तित होकर कहाँ पर आता है, ठीक है, प्लेट G पर वापस आता है, और जो परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरण होती है वो दूरबीन में प्रवेश कर जाती है। तो प्रकाश यहाँ से गया, फिर टकरा के परावर्तन हुआ, फिर वापस आया, फिर यहाँ से परावर्तन होगा, फिर इसके अंदर चली जाएगी। मतलब दर्पण M1 से भी प्रकाश किरण इसके अंदर गई है, और दर्पण M2 से भी प्रकाश किरण इसके अंदर गई है। अब दोनों दर्पणों की प्रकाश किरणों में क्या होता है, व्यतिकरण होता है, और व्यतिकरण फ्रिंजों को इसी दूरबीन के सहायता से देखा जाता है। समझ गए चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, बहुत मेन पॉइंट है। देखो, आपतित किरण का कुछ भाग, यानी कि कुछ भाग जो होता है ना, कुछ भाग जो होता है, चलिए, कुछ भाग पारगमित हो जाता है, कुछ भाग पारगमित, ठीक है, कुछ भाग पारगमित हो जाता है। ठीक है, जो दर्पण M2 द्वारा, जो दर्पण M2 द्वारा क्या होकर, जो दर्पण M2 द्वारा परावर्तित होकर वापस लौट आता है, वापस लौट आता है। चलो साहब, वापस लौट आता है। ठीक है, तथा प्लेट G द्वारा, ठीक है, प्लेट G द्वारा प्रकाश किरण जो होती है, प्लेट G द्वारा परावर्तित प्रकाश किरण, ठीक है, दूरबीन में प्रवेश करती है। दूरबीन में क्या करती है, दूरबीन में प्रवेश करती है। ठीक है भाई, दूरबीन में प्रवेश करती है। चलिए साहब, अब ये प्रकाश किरण जो थी वो दूरबीन में प्रवेश कर गई पक्का। ठीक है, अब इन दोनों प्रकाश किरणों के बीच व्यतिकरण होता है। लिख दे रहा हूं मैं इस लाइन को भी कि इन दोनों प्रकाश किरणों के बीच, इन दोनों प्रकाश किरणों के बीच, इन दोनों प्रकाश किरणों के बीच क्या होता है, व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण होता है। तथा व्यतिकरण फ्रिंजों को, ध्यान देना, ये आगे आएंगे, व्यतिकरण फ्रिंजों को, ठीक है, व्यतिकरण फ्रिंजों को दूरबीन की सहायता से देखा जाता है, दूरबीन की सहायता से देखा जाता है। ठीक है, दूरबीन की सहायता से देखा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखा जाता है। अभी चित्र किसी को नहीं बनाना है, बस खाली इतना समझो कि इतना मैंने कवर करवा दिया। पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया। कहानी अब आती है, तो यहाँ तक प्रकाश आया, आने के बाद फिर से ये वाला यहीं से किरण होके जाएगी। ठीक है, ये तो इससे भी किरण आ गई, इससे भी किरण आ गई, दोनों भागों से किरण आ गई हमारी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब GA, और इसको बोल देंगे हम कितना, V। ठीक है, इसको मैंने B बोल दिया। तो एक भाग हमारा GA हो गया, और दूसरा भाग हमारा कौन सा हो गया, GB हो गया। ठीक है, यानी कि आपतित किरण के दो भाग हुए ना, एक भाग कौन सा, GA, और दूसरा भाग कौन सा हो गया हमारा, GB हो गया। चलिए, यहाँ तक इसका अरेंजमेंट मैंने करवा दिया। ओके,
अब इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा आता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये काम कैसे करता है, बस इसमें दिमाग घूमने वाला है आपका। पर जब मैं पढ़ाऊँगा तो घबराने वाली बात बिल्कुल है नहीं। इसको मैं रेज कर दूँ, ठीक है भैया। चलो ज़रा आप ध्यान से देखना, चित्र में थोड़ा सा संशोधन करना है मुझे, और अभी पहले ज़रा यहाँ तक कवर कर लो आप, क्योंकि बिना चित्र के ये सारी चीज़ कैसी होती है, अधूरी होती है, राइट। ओके सर, ज़रा अब लाइन पर फोकस करना है ठीक से। अब लाइन पर फोकस करना है ठीक से। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ ना मैं इसी का एक डुप्लीकेट बना दूंगा, एक कंडीशन, यहाँ से ये और यहाँ से एक रेखा गुजारो, और ये हो जाएगी मेरे पास कितनी, ए डैश, फिर यहाँ से ये रेखा गुजारो भैया एक, यहाँ पे आपको एंगल दे देना है ये सेम टू सेम एंगल, यह वाला दर्पण दिखा देना है, शो कर देना है इस टाइप से ये। और जो ये पॉइंट होगा मेरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला जी डैश हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, अववर्तन होगा, और फिर यहाँ से ये प्रकाश नीचे को गुजर जाएगा, ठीक है। इसको मैंने जी डैश बोल दिया, ओके। ये होता है तो दर्पण, ये वाला कौन सा हमारा M1 डैश, आप दे सकते हो, मर्जी है आपकी, ना तो मैंने खाली ए डैश ही कर दिया इसको, चलो रहने दो, काफ़ी है इतना, ठीक है। अब ध्यान देना है, प्रकाश की चाल GA दिशा में C होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रकाश की चाल A डैश G डैश दिशा में कितनी होगी, C होगी, और GG दिशा में कितनी होगी मेरे पास, B होगी, ठीक है। यानी कि इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, इधर कुछ जो चाल होगी प्रकाश की चाल, यानी कि प्रकाश का वेग कितना होगा, V होगा, और एक लाइन में यहाँ से यहाँ खींच दे रहा हूँ, इसको मैंने बोल दिया कैपिटल C, और यहाँ पर जो प्रकाश की चाल होगी वो C² माइनस के V² होगी, जहाँ C क्या है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत लंबा पॉइंट हो गया, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, अगर ये चीज़ समझ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। यानी कि GA दिशा में प्रकाश की चाल कितनी है, C है, और A डैश G डैश दिशा में प्रकाश की चाल कितनी है, C है, और G दिशा में प्रकाश की चाल कितनी है, V है, और एक पॉइंट और CA दिशा में प्रकाश की चाल कितनी है, √C² माइनस के V², ठीक है। समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा, आराम से आप कवर कर लोगे इस चीज़ को। फिलहाल अभी ये C और C ये हटा देना, ठीक है, इसको मत लिखना, मैंने सिर्फ बताया आपको, बाकी सेम चित्र में सब कुछ बनाना है। तो इसको आप लिख सकते हो, फिक्स्ड मिरर होता है ये हमारा, फिक्स्ड मिरर, ठीक है, ये वाला फिक्स्ड मिरर होता है, MIRROR, ठीक है, मिरर होता है, और ये होता है मूवेबल मिरर, MOVABLE, मूवेबल मिरर होता है हमारा ये, ठीक है। ओके सर, चलिए, और बाकी हमारी ये प्लेट आ गई, कांच की प्लेट लिख देना आप, ठीक है, यानी कि ग्लास प्लेट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहो लिख दो, कोई बात नहीं है। चलिए, हो गया हमारा पूरा। चलिए, सबसे पहले नंबर डाल दो वर्किंग प्रिंसिपल, ओके सर। अब मेनली काम आता है BRINCIPLE, ठीक है। देखो, पहले पूरे उपकरण को हम क्या मान लेंगे, यानी कि पृथ्वी मानते हैं, एक ईथर मानते हैं, तो एक नॉर्मल सी बात मानो, पृथ्वी को स्थिर मान लो, जब पृथ्वी स्थिर है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। यानी कि माना मेरे पास जो उपकरण है ना वो विराम अवस्था में है, ठीक है, माना उपकरण विराम अवस्था में है, ठीक है, माना उपकरण कौन सी अवस्था में भैया, विराम अवस्था में है, ठीक है, माना उपकरण विराम अवस्था में है, सही है सर, विराम अवस्था में, अर्थात मतलब पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी रुकी हुई है भाई, पृथ्वी कैसी है, स्थिर है। अच्छा ठीक है, पृथ्वी स्थिर है, तब किरणपुंज जो मेरे पास आपतित किरणपुंज के दो भाग कौन से हैं, एक GA है और एक कौन सा है, GB है, वापस यानी कि प्लेट G तक वापस आने में बराबर समय लेंगे। यानी कि प्रकाश किरण जो यहाँ से लौटेगी, ठीक है, उसका टाइम, और जो प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ तक लौटेगी उसका टाइम, दोनों कैसे होंगे, हमारे बराबर होंगे। ये लाइन मैं तुम्हें लिखवा दे रहा हूँ, यानी कि प्रकाश किरण, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरण के दोनों भाग, अच्छा कौन कौन से हैं दोनों भाग, एक है मेरे पास GA और एक है मेरे पास कौन सा, GB, ठीक है, को प्लेट G तक लौटने या लौट कर आने में लगा समय बराबर होगा, ठीक है, लौट कर आने में बराबर समय लगेगा, लौट कर आने में
समय बराबर होगा या बराबर समय लगेगा, ऐसे लिख दो, बराबर समय लगेगा। ठीक है, ओके ओके लगेगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो d होगी, और यहाँ से यहाँ तक की भी जो डिस्टेंस होगी वो दोनों कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। मतलब GA जो होगा और जो मेरे पास GB होगा वो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे भैया, D। ठीक है, समझ में आया? ठीक है भैया, ओके ओके, इतना समझ में आ गया हमारा, यानी कि GA बराबर GB बराबर D। अब हमने माला फिर से अगेन, यानी कि पृथ्वी की चाल, पृथ्वी की जो चाल मानते हैं ना, पृथ्वी का बेग, चलिए पृथ्वी का बेग मान लेता हूँ मैं। पृथ्वी का बेग कितना है मेरे पास यार, पृथ्वी का बेग मैंने कितना मान लिया, स्मॉल v है, तथा ठीक है, तथा इथर में प्रकाश की चाल, इथर मतलब स्पेस में प्रकाश की चाल कितनी मान लेता हूँ मैं, चाल मेरे पास कितनी है, c हो तो ठीक है भैया, c हो तो। अब देखो यानी कि प्रकाश किरण का, ये लाइन पे ध्यान देना बेटा सही करके, प्रकाश किरण का, ठीक है सर, प्रकाश किरण का, ओके 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 ओके, प्रकाश किरण का G से B तक, G से B तक जाने में लगा समय, तक जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, ओके ओके ओके। तो ये हो जाएगा बेटे D, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो ये जाएगा C माइनस के V। ठीक है, ऐसी प्रकाश किरण का, ध्यान देना, प्रकाश किरण का B से G तक, B से G तक आने में लगा समय, आने में लगा समय, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास D अपॉन, जब इधर को गया माइनस में तो उधर को आएगा हमारे पास प्लस में, तो C प्लस के B हो जाएगा। ठीक है, अब कुल समय निकाल लो, यानी कि G से प्रकाश किरण का G से जाने और आने में लगा कुल समय, तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कुल समय। ठीक है, ये समझ जाओगे आप इस चीज़ को, कुल समय। तो ये मान लेता हूँ मैं कितना, T1, स्मॉल T1 मानता हूँ मैं इस चीज़ को, तो T1 मैंने माना तो आ जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो T1 बराबर मैंने माना, दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, D अपॉन C माइनस के भी और D अपॉन C प्लस के भी। इतना डेटा मेरे पास हो गया। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, हटा दें इसको। तो G से B तक जाने में लगा समय प्रकाश किरण का, फिर वापस लौट कर आने में लगा समय, कुल समय हो गया हमारा। ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, कुल समय हो गया। ओके, अब यहाँ ऊपर से D कॉमन ले लो। ठीक है सर, ऊपर से मैंने D कॉमन ले लिया मैंने D कॉमन। अंदर क्या रह गया, 1 अपॉन C माइनस के भी और 1 अपॉन C प्लस के V, ये मेरा अंदर रह गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, तिरछी मल्टीप्लाई कर दो सर, तिरछी मल्टीप्लाई हो जाएगी, C प्लस के भी प्लस के C माइनस के भी अपॉन में C स्क्वायर माइनस के V स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिया मैंने, C माइनस बी C प्लस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A माइनस बी A प्लस बी। ठीक है, अब B से भी मेरे पास कट गया, तो ये रह जाएगा तुम्हारे पास, यानी कि 2 आ जाएगा 2DC अपोन में कितना आ जाएगा मेरे पास, C स्क्वायर माइनस के V स्क्वायर। यहाँ से C स्क्वायर कॉमन ले लो, ले लें फिर, लो सर C स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा रह गया 1 माइनस के V स्क्वायर अपोन के कितना आ जाएगा, C स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक C से एक C हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये रह गया हमारा 2D अपोन के C, ऊपर ले जाओ 1 माइनस के V स्क्वायर अपोन के C स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, माइनस के 1। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इसे इरेज कर दूँ। ठीक है, द्विपद प्रमेय आपको पता होगा, द्विपद प्रमेय के अनुसार 2D अपोन C, तो यह आ जाएगा 1 प्लस के V स्क्वायर प्लस के C स्क्वायर प्लस के डॉट डॉट डॉट, बहुत लंबी कहानी आगे को चलती रहेगी द्विपद प्रमेय से। ठीक है, ये ध्यान देना, या फिर शॉर्ट कर दूँ यहीं पे, ये चाहे आप हमें लिख देंगे कि द्विपद प्रमेय से, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, द्विपद प्रमेय से तथा बड़ी घातों को छोड़ने पर, ऐसा अगर लिख दो तो ये मैं हटा दे रहा हूँ, खाली डायरेक्टली शॉर्ट में लिख दूंगा 1 प्लस के V स्क्वायर प्लस अपॉन C स्क्वायर। ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास क्या आ गया भैया, ये मेरे पास T1 आ गया। ठीक है, अब एक नेक्स्ट पॉइंट और मानते हैं, जब उपकरण गति कर रहा हो, ध्यान देना मेरी बातों पर, यानी कि जब उपकरण गति करता है तो क्या होता है फिर, ए भैया जब उपकरण क्या करता है, ये तो पहला स्टेप फाइनल, यानी कि T1 का मान मैंने फाइनल कर लिया इस दर्पण के लिए। अब इस दर्पण की बात करते हैं, जब उपकरण गति करता है, ठीक है, तो प्रकाश के प्लेट G से M1 तक जाने में, ठीक है ध्यान देना, अब कंडीशन ये वाली आ गई, प्रकाश किरण का, ठीक है, प्लेट G से M1 तक जाने में तथा वापस आने का जो वास्तविक पथ होता है वो G A'
जी डैश होता है, ठीक है, ना कि ये वाला होता है। ध्यान देना, जो वास्तविक पथ होता है यानी कि प्रकाश किरण का, किसका, प्रकाश किरण का, ठीक है, दर्पण यानी कि मिरर M1 तक जाने में और वापस प्लेट G तक आने में जो वास्तविक पथ होगा वो GA डैश और A डैश G डैश होगा, ठीक है। चलिए मैं इस लाइन को भी लिखवा दूं। जब उपकरण क्या कर रहा होता है, जब उपकरण गति करता है, जब उपकरण गति करता है तब, ठीक है, यानी कि तब प्रकाश का प्लेट, तब प्रकाश का बोल दिया मैंने, या प्रकाश किरण बोलो यार, प्रकाश किरण का प्लेट G से M1 तक जाने में, M1 तक जाने में तथा वापस आने में, तथा वापस आने में, आने का, वापस आने का वास्तविक पथ, वास्तविक पथ कौन सा है, वास्तविक पथ जो है वो मेरे पास GA डैश तथा A डैश G डैश है, A डैश G डैश है। तब देखो जरा ध्यान से कर दे इसको रेस, ठीक है, ये ध्यान देना, ये मुझे तो याद है T1 बराबर 2D अपॉन सी, इसको एक्वेशन नंबर आप बंद कर लो इसको, ठीक है, 1 + v² अपॉन c² याद कर लो सर, मेरे तो याद हो गई है लेकिन आप और याद कर लो इस चीज़ को, ठीक है। कर दें फिर इसको रेस, ठीक है भैया। चलिए T1 की वैल्यू मैंने हटा दी यहाँ से। तब देखो, तब GA डैश दिशा में प्रकाश की चाल कितनी है, c है, यानी कि GA डैश दिशा तथा G डैश दिशा में, नहीं G डैश नहीं, A डैश G डैश दिशा में प्रकाश की चाल कितनी है भाई, प्रकाश की चाल भैया वो है मेरे पास c है, तथा G दिशा में कितनी है, G दिशा में प्रकाश की चाल कितनी है, प्रकाश की चाल कितनी है भैया, चाल है मेरे पास कितनी, स्मॉल v है। तब जो ये CA डैश होगा हमारा, तब जो CA डैश होगा वो कितना होगा, √c² माइनस के v² हो जाएगा। CA डैश बराबर √c² माइनस के v² हो जाएगा। बोलो ओके, ओके हो गया था ना। ये जो CA डैश हो गया वो कितना हो गया मेरे पास, √c² माइनस के v², ठीक है। चलिए अब देखते हैं जरा, अभी समझ में आ जाएगा कहाँ से आया वो भी, अभी सबर रखो थोड़ा सा। तो GA डैश तथा A डैश G डैश दिशा में प्रकाश की चाल कितनी है, CA तथा G डैश दिशा में प्रकाश की चाल v है। तब CA डैश बराबर मेरे पास इतना हो गया। अब मुझे एक नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है वो मैं बता दूं आपको, यानी कि प्रकाश किरण के जाने और प्रकाश किरण के वापस लौटने में लगा कुल समय, ठीक है, ओके। तो इसका भी मैंने कुल समय ले लिया, कुल समय, ठीक है। तो कुल समय कितना होगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो कुल समय जो होगा हमारे पास होगा वो मैं मान लूँगा कितना, T2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2D, डिस्टेंस तो सेम है, अपोन में रूट के c² माइनस के v²। यहाँ से मैं c² कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा, बाहर आ जाएगा मेरे पास खाली c, अंदर रह जाएगा 1 माइनस के v² अपॉन c²। अब एक काम करते हैं, ये जो तुम्हारे पास रूट में है इसको मैंने c ऐसे रहने दिया, कोई बात नहीं है, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस के v² अपॉन के c² और माइनस के प्लस के 1/2, प्लस के 1/2। अब इस 1/2 को बराबर के ऊपर लेके जाओ तो कहाँ में हो जाएगा, माइनस में। मैंने इसको इरेज कर दिया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेते रहो। फिर 2D अपॉन c को मैंने बाहर करा, 1 माइनस के v² अपॉन c², ये माइनस के हो जाएगा तुम्हारे पास इस टाइम 1/2। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे फिर से अगेन द्विपद प्रेम में लगाओ तो ये मेरे पास हो जाएगा 2D अपॉन c, तो 1 प्लस के, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास v² अपॉन 2c², ठीक है। और किस फॉर्म में आ गया भाई ये जो है इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी हमारी द्विपद प्रेम से, है ना। ये द्विपद प्रेम से हमारा आ गया लौट के, इतना कंप्लीटली हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम, तो 2D अपॉन c और 1 प्लस v² अपॉन 2c², है ना। अब
ये तो मेरे पास T2 का मान आया, ये मेरे पास निकल किसका मान आ गया, T2 का मान आ गया। अब क्या करना है मुझे भैया, डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लो, T1 में से T2 घटा दो। जल्दी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक का ले लिया होगा, ठीक है। कर दें इसको इरेज, कर दे रहे हैं भाई, इसका हमारे पास अब कोई काम भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं डेल्टा टी का मान निकालूँ, समय में कितना अंतर हुआ, तो ये आ जाएगा मेरे पास T1 माइनस के T2। ओके सर, अब T1 की वैल्यू कितनी है भैया, चेक कर लो, 2D अपॉन के C हो जाएगा मेरे पास, और 1 प्लस के, हाँ सही है सर, 1 प्लस के V स्क्वायर अपॉन के C स्क्वायर। T1 की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 1 से देख लो। और ये कितनी है, 2D अपॉन के C और 1 प्लस के V स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, यहाँ से 2D अपॉन C क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा मेरे पास, अंदर क्या बचेगा मेरे पास मेरे दोस्त, 1 प्लस के V स्क्वायर अपॉन के C स्क्वायर। अब ये देखो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई, माइनस के 1 माइनस के V स्क्वायर अपॉन 2C का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा, 1 से 1 कट गया हमारा, बचेगा कितना, 2D अपॉन के C आ जाएगा। फिर मेरे पास आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस के V स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आपको एलसीएम कितना लेना है इसका, 2C स्क्वायर, एलसीएम ले लो, C स्क्वायर यानी कि बचेगा 2V स्क्वायर माइनस के V का स्क्वायर, और अपॉन में रह जाएगा तुम्हारे पास 2C स्क्वायर। यहाँ से 2C स्क्वायर क्या लोगे, एलसीएम ले लो इसका, ठीक है। C स्क्वायर से भाग करो 2, ऊपर से गुणा करो 2V स्क्वायर, फिर माइनस के 2C स्क्वायर से 2C स्क्वायर भाग करो, तो बचेगा खाली हमारा V स्क्वायर। अब 2V स्क्वायर माइनस के V स्क्वायर कितना जाएगा तुम्हारे पास, खाली V स्क्वायर। तो ये बना हमारे पास कितना, 2DV स्क्वायर अपूर्ण में कितना आ जाएगा भैया, 2C की पावर Q, और 2 से 2 क्या हो गया हमारा, कट गया, इसको मैंने इरेज कर दिया। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, खाली DV स्क्वायर और अपूर्ण में कितना रह गया, CQ। ये क्या रहा मेरे पास, डेल्टा टी का मान आ गया। अब क्या निकालते हैं, दोनों किरणों के बीच पथांतर निकाल लेते हैं हम, ठीक है। यानी कि दोनों प्रकाश किरणों के बीच पथांतर, ठीक है, दोनों प्रकाश किरणों के बीच पथांतर निकालता हूँ, दोनों प्रकाश किरणों के बीच पथांतर निकाल लेते हैं। भैया पथांतर देखते हैं, पथ में अंतर कितना होता है। सर पथ में अंतर C इंटू डेल्टा टी होता है। C प्रकाश की चाल है, डेल्टा टी का मान है DVQ, और DV स्क्वायर अपोन में कितना भैया मेरे पास C की Q है, एक C से एक C क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, DV स्क्वायर अपोन का क्या बचेगा, C स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में क्या करवाने वाला हूँ वो भी हम देखते हैं। अच्छा, तरंग धैर्य के पदों में पथांतर कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, तरंग धैर्य के पदों में। ओके सर, तरंग धैर्य के पदों में, ठीक है, तरंग धैर्य के पदों में, ओके 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 ओके, प्रकाश किरणों के बीच पथांतर, ठीक है, प्रकाश किरणों के बीच क्या आएगा हमारा, पथांतर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं कितना आएगा मेरे पास पथांतर, कितना आ जाएगा भैया, वो आ जाएगा तुम्हारे पास C इंटू डेल्टा टी अपॉन लैम्डा, और C इंटू डेल्टा टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यह आ जाएगा तुम्हारे पास DV स्क्वायर अपॉन का कितना है तुम्हारे पास, लैम्डा हो जाएगा मेरे पास C स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा भैया, पथांतर निकल के आ गया, ठीक है। अब अगर मान लो पृथ्वी स्थिर है, मेरी बात पर ज़रा ध्यान देना, ठीक है। अगर पृथ्वी क्या है, स्थिर है, तो पथांतर को मैं शो कर सकता हूँ डेल से, ठीक है। अगर पृथ्वी स्थिर है, यानी कि जब पृथ्वी स्थिर है, जब पृथ्वी क्या है हमारी स्थिर है, तो डेल का मान कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। तब फ्रिंज जो है ना, फ्रिंज ये हमारी DV स्क्वायर अपोन के कितना है, DC अपोन के कितना, लैम्डा C स्क्वायर, लैम्डा C स्क्वायर, इसका क्या हाल होगा, ठीक है। फ्रिंजें विस्थापित होनी चाहिए, यानी कि इतना जो है ये विस्थापित हो जाएगी, यानी कि डेल बराबर 0, तब फ्रिंज DV स्क्वायर अपॉन लैम्डा C स्क्वायर, फ्रिंजें विस्थापित होनी चाहिए, ठीक है, विस्थापित होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, एक ही बता रहा हूँ, अगर यदि पृथ्वी 90 डिग्री के कोण पर क्या कर रही हो, गति करती है, तब कुल पथांतर कितना आ जाएगा मेरे पास, 2DV स्क्वायर अपॉन के लैम्डा C स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कुल पथांतर आ जाएगा। कब, जब पृथ्वी क्या करती है, 90 डिग्री के कोण पर गति करती है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, इसको कवर कर लो। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है। क्या पर्पस था, पर्पस ये था कि पृथ्वी रुकी हो या पृथ्वी चल रही हो, प्रकाश की चाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए पथांतर कितना आया हमारे पास, 0। जब पृथ्वी स्थिर है, पथांतर 0 आ गया, तो फ्रिंज जो है DV स्क्वायर अपॉन लैम्डा C स्क्वायर फ्रिंज आगे विस्थापित हो जाती है। और जब पृथ्वी 90 डिग्री कोण पर घूमती है, तो कुल पथांतर कितना होगा तुम्हारे पास, 2DV स्क्वायर अपॉन लैम्डा C स्क्वायर।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।